जय जवान जय किसान। भारत का ये नारा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें दिया था 1965 में, और आज के युग में भी ये नारा उतना ही प्रासंगिक है। कमाल की बात यह है कि आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं और आज भी हमारा सैनिक बॉर्डर पर बेमौत मर रहा है और हमारा किसान उसके टूटे घर में भूखा बैठा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में आपने न्यूज़ में बहुत कुछ देखा ही होगा। जो आजकल चल रहा है आप समझने का प्रयास कर ही रहे होंगे। सोशल मीडिया पर भी आपने जो सब्जी वाले से फ्री में धनिया लेते हैं उनको भी फार्मर्स के लिए बड़े बड़े पोस्ट डालते देखा होगा। पर आखिरकार ये है क्या फार्मर्स प्रोटेस्ट? किस बारे में हो रहा है? क्या हैं ये 3 ऑर्डिनेंसेस जिनके वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? और आखिर इस पूरे समागम में कौन सही और कौन गलत है? नमस्कार, मेरा नाम है कृतार पटनायक। आप देख रहे हैं द 21st टॉक्स और ओपिनियन मैटर्स के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मिलता हूं आपसे इंट्रो के उस पर। कहीं जाइएगा मत, देखिएगा जरूर। हाल ही में मोदी सरकार ने 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस को पास किया है, जिसके वजह से एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो एपीएमसी मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनीज को फार्मर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फार्मिंग करने की परमिशन मिल दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या एपीएमसी एक्ट इतना अच्छा था कि उसके हटने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? जी नहीं। दरअसल आपको एपीएमसी एक्ट क्या था वो समझना पड़ेगा। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत एपीएमसी मंडियां बनती थी जहाँ पर मिडिलमैन होते थे। तो फार्मर्स आते थे एक ही जगह पर अपना सारा प्रोड्यूस लेकर, उन मिडिलमैन को अपना सामान बेचकर एक मिनिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती थी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी हर क्रॉप के लिए, उतना प्राइस फार्मर्स को वहाँ से मिल जाता था और रिटेलर्स को उसी मार्केट में आकर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी प्रोड्यूस लेना है वहीं से डायरेक्ट खरीद कर वो चले जाते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि फार्मर्स को मार्केट में अपने बायर्स ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी और रिटेलर्स को भी एक ही जगह से अपना आकर सामान लेने का मौका मिल जाता था। पर इसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि पुराना सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट सिस्टम बन चुका था, जिसके वजह से जो मिडिलमैन या बिचौलिए हैं वो फार्मर्स को करेक्ट प्राइसेस पर दे नहीं रहे थे। और एपीएमसी एक्ट के वजह से एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट बन गया था जिसमें फार्मर्स के पास कोई और चारा नहीं था, उन्हें एपीएमसी मंडी में ही आकर अपना सामान बेचना पड़ता था। तो इसके वजह से हुआ कुछ ऐसा कि फार्मर्स को कम पैसे मिल रहे थे, रिटेलर्स को ज़्यादा भाव में खरीदना पड़ रहा था और मिडिलमैन बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, जिसके वजह से एंड में आम आदमी को भी ये सारी चीज़ें बड़ी महंगे तौर पर मिल रही थी, क्योंकि अंत में सारा पैसा तो कंज्यूमर के पॉकेट से ही कट जाता है। इसी कारणवश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर में लाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझना होगा कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक समय हुआ करता था जब एग्रीकल्चर वॉज द बिगेस्ट सेक्टर इन द एंटायर इकोनॉमी एंड स्टिल इट इज। More than 70% of India's population is actively involved in agricultural activities. पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि इंडिया के 68% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड जो है 1 हेक्टर से भी कम है। तो जब डायरेक्ट कंज्यूमर ट्रेडिंग की बात आ जाती थी पहले के ज़माने में, तब एक फार्मर के पास इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता नहीं था कि वो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड को मीट कर सके। पर इस न्यू सिस्टम में जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर प्राइवेट कंपनीज फार्मर्स के साथ मिलजुल कर फार्मिंग करेगी, जिससे प्राइवेटाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, फार्मर्स को भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको प्राइवेट कंपनी से असिस्टेंस मिल जाएगी उनके प्रोड्यूस खरीदने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे किसान प्राइवेटाइजेशन से डर रहे हैं, और इसका जवाब मैं दूंगा कि हाँ, शायद। यदि हम भारत के कॉलोनियल इतिहास के पन्नों को फिर से पलट कर देखें तो भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी ने आकर किसानों के देश पर 300 साल तक राज किया था और हमारे किसान आज़ादी के 73 साल बाद भी प्राइवेट कंपनियों पर कुछ ज़्यादा भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। उनको ये डर है कि ये 3 ऑर्डिनेंसेस के बाद जो प्राइवेट कंपनी आएंगी और एपीएमसी एक्ट हट जाएगा तो उनके पास प्राइवेट कंपनियों को भी बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एमएसपी को फ्रूट्स और वेजिटेबल से हटाकर सिर्फ फूड ग्रेन्स, व्हीट और राइस पैडी पर रखा है, क्योंकि जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता। और इसी कारणवश किसान डरे हुए हैं कि यदि प्राइवेट कंपनियों के साथ वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करने लगें तो किसान को क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितने दाम पर उन्हें प्रोड्यूस बेचना है, ये सारी चीज़ें कंपनियां उन्हें डिक्टेट करने लगेंगी और किसानों की जो अपनी स्वतंत्रता है, अपनी इंडिपेंडेंस है,
वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 ऑर्डिनेंसेस को लाने के पहले क्या सरकार ने इन सारी बातों पर बातचीत नहीं की होगी और इसके बारे में सोचा नहीं होगा? और ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, और यदि आप भी इस सवाल को पूछ रहे हैं तो आप इस पूरे मुद्दे के जड़ तक आने वाले हैं। दरअसल हम मोदी सरकार के पिछले 6 साल के सारे कार्यक्रम को देखें तो मोदी सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी वीक रही है। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हमेशा से वन वे रही है, यानी मोदी जी या पार्टी के द्वारा ही सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है और लोगों से रिटर्न फीडबैक कभी लिया नहीं गया है। हमने ये सेम चीज़ देखी जब नोटबंदी लाई गई थी, जीएसटी लाया गया था, आर्टिकल 370 हटाया गया था, सीए लाया गया था। लोगों के साथ ना ज़्यादा बातचीत हुई, ना उन्हें टाइमली इन्फॉर्म किया गया और इसी वजह से लोगों के मन में बहुत डर बैठ गया। और जब लोगों के मन में डर बैठ जाता है तब हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इसी डर पर अपना धंधा करने पर उमड़ आते हैं और लोगों को और डराते हैं, धमकाते हैं और भड़काते भी हैं। शायद इसी वजह से आज हमारा किसान सड़कों पर बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें इस एक्ट पर, इस ऑर्डिनेंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, क्योंकि शायद उनका जो पार्टिसिपेशन रहा है इस एक्ट को बनाने में और पास करवाने में वो इतना ज़्यादा नहीं रहा है। खैर, इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि किसानों की और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो, जल्द से जल्द हो और इसकी सुलह की जाए। अब करना ये है कि किसानों को भरोसा दिलवाना है कि ऑर्डिनेंस जो है वो उनके हित में है और उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लाना इस देश में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो इंडिया के जो टोटल फार्मर्स हैं वो 68% फार्मर्स के पास 1 हेक्टर से भी कम ज़मीन है और इन स्मॉल स्केल फार्मर्स के पास पुराने सिस्टम के अंदर लार्ज स्केल प्राइवेट कंपनीज के साथ लार्ज स्केल ऑर्डर्स फुलफिल करने की डिमांड नहीं थी। पर यदि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स में कम्पीट करना है तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा रूल है कि जहाँ प्राइवेटाइजेशन होती है वहाँ मॉडर्नाइजेशन अपने आप हो जाता है। तो एक बात पर हम सभी सहमत हो सकते हैं कि ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस हैं वो भविष्य की ओर से और किसानों की ओर से अच्छाई के लिए ही बने गए हैं। शायद एक कारण ये भी था कि 2019 तक कांग्रेस पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ के बारे में लिखा करती थी कि हम एपीएमसी एक्ट को हटा देंगे। पर आज खैर उस पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा जो आज बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रही है इसी एक्ट के खिलाफ जो कल तक अपने मैनिफेस्टो में लिखती थी। आप सोच ही सकते हैं कि भारत का विपक्ष किस प्रकार से दिशाहीन हो चुका है। खैर वो तो किसी और दिन के किसी और विषय के लिए हम इस बात को छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा कि मॉडर्नाइजेशन ही फार्मिंग के लिए असली भविष्य है और हमें संघर्ष अभी थोड़ा करना हो सकता है और गवर्नमेंट को और किसान को आपस में बातचीत करके गवर्नमेंट को जो भी किसानों के लिए नेसेसरी सेफगार्ड्स हैं प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ वो लगाने ही होंगे, तभी जाकर सड़कों से किसान उठेगा, खेतों में वापस जाएगा और हमारे लिए अच्छी फसल उगा पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि 21st टॉक्स के इस एपिसोड में आपको बहुत सारी अच्छी बातें जानने मिली हो। मुझे बताइए कि क्या आप मेरे ओपिनियन से सहमत है या असहमत है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस विषय पर बातचीत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर पे भी घर वालों से, दोस्तों से बातचीत करें इस विषय पर और चर्चा करें और अपना खुद का एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएं। हर बार की तरह कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स एंड रिमेंबर योर ओपिनियन मैटर्स।